क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? या फिर किसी जगह जाने पर ऐसा लगा हो कि वहाँ कुछ अजीब है, जैसे कि किसी अनजानी ताकत की मौजूदगी? अगर हाँ, तो इस कहानी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डर से भरे रोमांचक सफर में, जहाँ सस्पेंस, थ्रिलर और डर का ऐसा तड़का लगेगा जो आपको हर पल हैरान कर देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक थाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज की, जिसमें हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट छिपा है। तो बिना टाइम गवाए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मिन नाम की एक बच्ची को देखते हैं। रात के 3 बज रहे थे, तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है। उसे अजीब सा फील होने लगता है, जैसे कि वहाँ उसके अलावा कोई और भी है। और फिर एकदम से उसके रूम की सारी चीज़ें, उसका बेड तक हवा में उड़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। बाहर से उसकी मॉम उसे आवाज़ दे रही थी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। मिन बेड से नीचे उतरती है तो गिर जाती है। तब उसे अजीब सी एक लाल आंखों वाली शैडो दिखाई देती है, और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। मिन की मॉम वरी उसे लेकर जा रही थी। वरी का हस्बैंड उसे बहुत मारा पीटा करता था, इसलिए वो अब उससे तंग आ गई थी। तो वो मिन को लेकर बैंकॉक से दूर अपनी मॉम के घर जा रही थी। उसका हस्बैंड बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वो कहीं उसे ढूंढ न ले, तो वो पूरी कोशिश करती है कि वो कहीं भी पकड़ी ना जाए। पेट्रोल पंप में मिन को हाइड एंड सीक खेलने के बहाने गाड़ी में छुपे रहने को बोलती है, ताकि वहाँ के सीसीटीवी में वो नजर ना आ पाए। यहाँ तक कि एक कन्वीनियंस स्टोर में भी अकेले जाती है और वहाँ के सीसीटीवी से भी बचने की कोशिश करती है। रास्ते भर में उसका हस्बैंड कॉल किए जा रहा था, तो वो फ़ोन ही फेंक देती है। वो बहुत देर से ड्राइव कर रही थी, इसलिए उसे नींद आने लगती है। लेकिन फिर अचानक से एक ट्रक से एक्सीडेंट होने से वो बाल बाल बच जाती है। तो रात में ही गाड़ी साइड करके सो जाती है। अगले दिन एक ऑफिसर उसे उठाता है। वो तो डर ही जाती है कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई, लेकिन वो बस उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है कि ये जगह ठीक नहीं है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि ट्रक वगैरह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो वरी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और फिर फाइनली पहुँचती है अपनी मॉम के घर, जो कि मेन शहर से दूर एक सुनसान सी जगह पर था, बहुत ही पुराना। फिर वो अंदर जाती है, तब वरी वहाँ पर झूमर वाली जगह को देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर अब कोई झूमर नहीं था। इसके बाद वो रूम में आते हैं, तो वरी मिन को बताती है कि ये मेरा रूम हुआ करता था, तो अब से ये तुम्हारा है। फिर दीवार में एक मार्क पर उसकी हाइट नापती है, जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए मार्क किया था। वरी ये देखकर सरप्राइज होती है कि मिन की हाइट भी सेम उतनी ही थी। वरी ने अपनी सेफ्टी के लिए एक गन भी साथ रखी थी कि अचानक से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वरी डर जाती है कि कौन आ गया, तो मिन से कहती है कि अंदर ही रहना और पर्दे मत खोलना। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी मिन को देख ले। बाहर जाती है तो बाहर इस घर का केयरटेकर आया था, जिसका नाम नाटे था। वो वरी की मॉम का ड्राइवर हुआ करता था और उनके जाने के बाद से ही इस घर को संभाल रहा था। और अभी वो इसलिए आया था क्योंकि वरी ने ही उससे कुछ खाने पीने का सामान और उसके लिए एक फ़ोन मंगाया था। वहीं मिन को रूम की अलमारी से एक बुक मिलती है, जिसका नाम एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड था। और यहाँ नाट्य वरी को बताता है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। वरी की मॉम ने यहाँ बहुत ही बड़ा जनरेटर लगाया था, पर 30 साल से उसका यूज़ नहीं हुआ था, तो उसको कुछ पता नहीं था कि वो काम करता भी है कि नहीं। तभी नाटे की नज़र ऊपर कमरे पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद कोई है, पर वो बोलता नहीं, चुपचाप चला जाता है। वरी को लगा था कि ये मिन के काम है। ऊपर से उसने उसे पर्दे खोलने से मना भी किया था, तो उसे डांटने लगती है, लेकिन वो मना करती है कि मैंने पर्दे नहीं खोले। पर वो सुनती रही और अपना सामान लेकर अपने रूम में आ जाती है। सबसे पहले गन को ड्रॉर में रखती है, फिर सूटकेस खोलती है। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, तो उन्हें भी सेफली रख देती है। अब रात में वरी टीवी ऑन करती है, लेकिन वो बहुत पुराना था, तो चल नहीं रहा था। तब मिन को अचानक से पीछे कुछ दिखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो बहुत ही डर जाती है और अचानक ही मौसम भी खराब होने लगता है। तो वरी कहती है कि तुम रुको, मैं खिड़की दरवाजे बंद करके आती हूँ। मिन साथ चलने को बोलती है। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो मना कर देती है और ऊपर चली जाती है। नीचे की खिड़की खुली हुई थी। मिन उसे बंद करने के लिए जाती है, तो उसे वहाँ एक लॉक्ड रूम मिलता है। इतने में वरी भी आ जाती है, तो मिन पूछती है कि ये किसका रूम है, लेकिन ये तो वरी को भी नहीं पता था, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे यहाँ कभी जाने ही नहीं दिया। तो वरी को लग रहा था कि शायद ये इनका स्टोरेज रूम हो। अब मिन को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक तो ये बहुत पुराना घर था, ना कोई खेलने वाला था, और ऊपर से टीवी इंटरनेट कुछ भी नहीं था। लेकिन वरी के पास यहाँ रहने के अलावा कोई और जगह नहीं थी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तब मिन को पीछे एक अजीब सी डरावनी शैडो दिखती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अपनी मॉम को बताती है कि आपके पीछे कोई है, लेकिन वरी को तो कोई भी नहीं दिखता। लाइट फिर चली जाती है, तो उसे फिर से वही शैडो दिखती है। मिन एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है। अब वरी को लग रहा था कि शायद वो अंधेरे से डर रही है। तब उसे जनरेटर का भी ध्यान आता है, तो वो टॉर्च लेकर उसे चेक करे जाती है। ये जनरेटर बहुत ही बड़ा था। घर की बिजली के लिए इतने बड़े जनरेटर की ज़रूरत नहीं थी, तो शायद इसे किसी और काम के लिए लगाया गया था। अब जनरेटर बहुत पुराना था, तो थोड़ी देर के लिए काम करता है, लेकिन फिर बंद हो जाता है। तो अब उन्हें बिना लाइट के रात काटनी पड़ती है। तब वरी मिन को उसी बुक से स्टोरी सुनाती है, जो कि उसे अलमारी से मिली थी। फिर अगले दिन दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं। मिन आती है तो वरी बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन मिन उसे ढूंढ नहीं पाती और दूसरे रूम में चली आती है।
तब वरी उसका पीछा करती है, लेकिन वहाँ किसी और बच्ची को देखती है जो कि मिन की तरह लग रही थी और उसने मास्क लगाया हुआ था। फिर एक रूम में जाकर ड्राइंग करने लगती है। वरी चौंक जाती है कि अचानक से मिन आकर उसका ध्यान भंग कर देती है, लेकिन अब वहाँ वो बच्ची नहीं थी, तो वरी को लगने लगता है कि शायद उसका वहम था। फिर मिन पूछने लगती है कि ये किसका रूम है। वो बताती है कि तुम्हारी नानी का ये स्टडी रूम था। तब मिन को वहाँ उनकी फ़ोटो के साथ साथ कुछ पेपर्स की डॉल मिलती है जिसे वरी बचपन में बनाया करती थी। मिन को ये पसंद आती है, तो वो और वरी इनके साथ खेलने लग जाती हैं। अब रात को फिर से मौसम ख़राब हो जाता है, तो मिन को उसी शैडो का डर लगने लगता है। वरी उसे समझाकर सुला देती है। अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो फिर वही मास्क वाली बच्ची दिखती है। वो खिड़की की तरफ इशारे कर रही थी। वरी उधर देखती है कि मिन खिड़की खोल रही थी, तो वो जल्दी से जाकर उसे रोकती है, लेकिन इतने में वो बच्ची फिर से गायब हो गई थी। इसके बाद वरी मिन को अच्छा फील कराने के लिए बीच पर लेकर जाती है, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी तब से बहुत ही अकेला फील कर रही थी। दोनों खूब मज़े करते हैं, लेकिन वरी के दिमाग में मास्क वाली बच्ची घूम रही थी। इसलिए नाटे से पूछती है कि क्या हमारे घर के आसपास कोई और घर भी है या फिर आपके साथ कोई बच्ची रहती है। तो वो मना कर देता है कि वहाँ पर कोई और घर नहीं है। तभी वरी देखती है कि मिन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो डर जाती है, लेकिन मिन तो वहीं साइड में खेल रही थी। वरी इतना डर गई थी कि गुस्से में उसे खूब डांट देती है। अब मिन बच्ची ही थी तो गुस्सा हो जाती है, घर आकर उन डॉल्स का मुंह खराब कर देती है। उसे अब यहाँ नहीं रहना था, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वरी भी चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पापा के पास वापस जाना है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। कि तभी वरी को फिर से वही बच्ची दिखती है। इतने में मिन भी रूम से निकलकर घर से बाहर चली जाती है। वरी जब उसके पीछे जाती है तो देखती है कि मिन वहाँ जंगल में किसी को देख रही थी। वो पूछती है तो बताती है कि मुझे वहाँ कोई दिखा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो वरी उसे समझाती है कि ऐसे किसी के पीछे मत जाना, इतने बड़े जंगल में तुम खो जाओगे, और फिर उसे घर लेकर आती है। फिर वरी अपनी मॉम के स्टडी रूम में जाकर उनका सामान देखने लगती है, तो वहाँ उसे वही मास्क दिखता है जो कि उस बच्ची ने पहना हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है। फिर खाना खाते हुए वरी मिन को समझाने लगती है कि अगर हम हमेशा के लिए यही रहे तो कितना अच्छा रहेगा ना। रोज़ बीच पर जाएंगे, नए स्कूल जाओगे तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। लेकिन उसका अब यहाँ रहने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर ऐसे में वरी भी क्या करे, यहाँ रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। लाइट फिर चली जाती है तो मिन को फिर से वही लाल आंखों वाली शैडो दिखने लगती है। वो तो डर के मारे रोने ही लग जाती है। वरी जब उसे ऊपर लेकर जा रही थी तभी वो शैडो उसे दिख रही थी। फिर सोते टाइम मिन वरी को बताती है कि मैंने आपके पीछे किसी को देखा। फिर वही पेपर डॉल निकाल कर दिखाती है, कहती है कि वो ऐसे दिखती है और वो घड़ी के पास ही खड़ी थी। लेकिन वरी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उसे सुलाकर बाहर आ जाती है। वो बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए ड्रिंक करने लगती है। फिर वो याद करती है कि उसने अपने हस्बैंड पर गोली चलाई थी। तब उसे फिर वही बच्ची नज़र आती है, उसके पीछे जाती है। इतने में ऊपर से मिन की भी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उस टाइम 3 बज रहे थे। वो फटाफट से ऊपर भागती है, तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। मिन के रूम का सामान, उसका बेड हवा में उड़ रहा था। ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था। मिन उसे आवाज़ दे रही थी कि दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, उसे आवाज़ देती है, और यहाँ मिन की हालत ख़राब हो रही थी। उसे वो शैडो फिर से दिखने लगती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी। तो वो जल्दी से बेड से उतर कर अलमारी में छुप जाती है। तभी रूम का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। जैसे ही वरी अंदर आती है, सारा सामान ज़मीन में गिर जाता है। वो मिन को ढूंढने लगती है। अलमारी खोलती है तो मिन वहाँ नहीं थी। वो हर तरफ देखती है, लेकिन मिन का कुछ अता पता नहीं था। वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई थी। तो वरी पहले रूम चेक करती है, फिर पूरे घर में ढूंढती है। वहाँ नहीं मिलती तो बाहर बारिश में उसे जंगल की तरफ ढूंढने चली जाती है, क्योंकि दिन में वो किसी को देखकर यहीं आई थी। इसके बाद हमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर फा को दिखाया जाता है, और वो प्रेग्नेंट भी थी। तब उसे मिन के गायब होने की खबर मिलती है। खबर मिलते ही वो वरी के घर पहुँच जाती है। वरी के फेस पे चोट वगैरह के निशान देखकर पूछती है कि ये क्या है। वो झूठ बोल देती है कि एक्सीडेंट की वजह से ये हुआ, लेकिन फा एक पुलिस ऑफिसर थी, तो वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि ये मारपीट के ही निशान हैं। पर अभी वो यहाँ मिन के लिए आई थी, इसलिए इसके बारे में नहीं पूछती। वो मिन से जुड़ी चीज़ों की फ़ोटोज़ लेती है। तब उसकी नज़र भी उसी झूमर वाले कुंडे पर पड़ती है। फिर मिन के बारे में पूछती है और उसकी फ़ोटो मांगती है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। अब वरी ने पुराना फ़ोन तो फेंक दिया था, इसलिए उसके पास मिन की कोई भी फ़ोटो नहीं थी। तो फा को ये अजीब लगता है कि आप उसकी माँ हो, आपके पास कोई फ़ोटो तक नहीं है। वरी कहती है कि मेरे पुराने फ़ोन में थी, लेकिन वो कहीं खो गया है, और तो और सोशल मीडिया पर भी उसका कोई अकाउंट नहीं था। फिर फा उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, तो वरी सच नहीं बताती। इतना कहती है कि हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे, और ये भी बताती है कि मिन रात के 3 बजे के टाइम पर गायब हुई थी, क्योंकि तब उसे घड़ी की घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर फा उसे मिन का रूम दिखाने को बोलती है, तो वो देखते हैं कि घड़ी तो रुकी हुई थी, यानी कि मिन के गायब होने का एग्जैक्ट टाइम उसे नहीं पता था। ऊपर रूम में जाने पर वरी उसे कल रात के बारे में सब बताती है कि कैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ हवा में उड़ रहा था, और देखते देखते मिन कहीं गायब हो गई। लेकिन फा को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पुलिस ऐसी चीज़ों पर जल्दी से यकीन नहीं करते। थोड़ी देर में फा की टीम से 2 और लोग आ जाते हैं, रूम की चेकिंग करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। तब उनमें से एक ऑफिसर ताए की नज़र बाहर उस जनरेटर रूम में पड़ती है, तो पूछता है कि वो क्या है।
तो वरी उन्हें वहाँ ले जाती है। फा का भी सरप्राइज होती है कि इस घर को इतने बड़े जनरेटर की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो वरी कहती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मॉम ने लगवाया था। इसके बाद वरी उन्हें जंगल की तरफ ले जाती है कि मैंने कहा था कि वहाँ उसने कल किसी को देखा। तो वह वहाँ चेक करते हैं, लेकिन वहाँ किसी बच्चे के पैर के निशान नहीं थे और मिन के जूते भी घर पर थे। तो उन्हें नहीं लग रहा था कि मिन घर से बाहर यहाँ आई होगी। तब उसकी नज़र वरी की ड्रेस पर लगे खून पर पड़ती है। पूछने पर वो बताती है कि कल रात मिन को ढूंढते टाइम वो गिर गई थी, तो शायद तब चोट लग गई होगी। तब फा वरी की गाड़ी का नंबर देखती है। सरप्राइज होती है कि वरी बैंकॉक से इतना दूर यहाँ आई है। इस बारे में जब वो वरी से सवाल पूछती है तो वो सही से जवाब नहीं दे पाती। फा कहीं ना कहीं समझ आती है कि शायद वो अपने हस्बैंड की वजह से यहाँ आई, कि तभी नाटे वहाँ पहुँचता है। तो जब फा उससे मिन के बारे में पूछती है तो वो साफ मना कर देता है कि वरी मैडम तो अकेले आई थी। वो मना ही तो करेगा क्योंकि वरी ने मिन को उस दिन छुपे रहने को कहा था, तो उसने सच में उसे देखा ही नहीं था। अब फा को तो मिन के होने पर ही शक होने लगता है कि वो है भी या सिर्फ वरी की कोई इमेजिनेशन, क्योंकि ना उसकी कोई फोटो है ना कोई आइडेंटिटी। तो फा उससे कहती है कि पहले कोई ऐसा सबूत दो कि मिन वाकई में है, फिर हम कुछ कर पाएंगे। वरी एकदम लाचार हो गई थी कि अब वो अपनी बेटी को कैसे ढूंढे, क्योंकि पुलिस से अब उसे कोई भी उम्मीद दिख नहीं रही थी। अब फा खुद माँ बनने के सफ़र से गुजर रही थी, इसलिए वो वरी की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रही थी। लेकिन मिन के होने का कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं कर सकती थी। तो उसे एक पर्चे में अपना नंबर देती है कि अगर कुछ पता चलता है तो कांटेक्ट करना। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन आकर फा वरी के बारे में ही सोच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वरी सच बोल रही है, इसलिए सच पता करने के लिए वो उस पेट्रोल पंप और स्टोर में जाते हैं जहाँ वरी रुकी थी। लेकिन वहाँ के सीसीटीवी में मिन उन्हें कहीं भी नहीं दिखती। स्टाफ भी मना कर देता है कि वो तो अकेली आई थी, और तो और गाड़ी में भी वो अकेली ही बातें करते नजर आ रही थी। अब वरी ने खुद ही मिन को छुपा रखा था ताकि कोई उसे देख न ले, लेकिन अब यही उसके लिए भारी पड़ रहा था। अब तो इन्हें भी लग रहा था कि मिन सच में वरी के साथ थी भी या नहीं। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसका चीफ डैन है उसे अपने कैबिन में बुलाता है। तब उनकी बातों से पता चलता है कि फा के पेट में जो बच्चा पल रहा है असल में वो डैने का ही है, जबकि उसकी एक अपनी फैमिली थी, एक वाइफ और बच्ची हुई, और फा का बस उससे अफेयर था। पर इन सब में डैने को उसकी और उसके होने वाले बच्चे की फिक्र भी थी। लेकिन फा को अब इसका बहुत ही रिग्रेट हो रहा था। बस ये सोचकर वो छुपकर रोने भी लगती है, लेकिन फिर खुद को संभालने के बाद वो वरी के केस को फिर से देखने लगती है। तब वरी की इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए उसे मिन का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। अब इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि उसकी सच में एक बेटी है, लेकिन ये नहीं पता कि वो उसे अपने साथ लेकर आई भी या नहीं। पर इन सब के बावजूद फा को लग रहा था कि मिन है, पर उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही है। फिर वो उन फोटोज को चेक करती है जो कि वरी के घर में ली गई थी। उसमें नाटे को देखकर उन्हें उस पर ही शक होने लगता है कि कहीं उसने ही मिन को छुपा तो नहीं दिया। अब ये जानने के लिए वो उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन मिन उन्हें वहाँ भी नहीं मिलती। पूछताछ करने पर नाटे उन्हें बताता है कि मैं वरी की मॉम पानीदा मैडम का ड्राइवर हुआ करता था। फिर वो यहाँ से बैंकॉक चली गई और तब से मैं यहाँ की देखरेख करता हूँ। फिर उन्हें तब का फोटो एल्बम दिखाता है, उसमें नाटे की आंख एकदम ठीक थी। तो फाउस से इस बारे में पूछती है। वो बताता है कि 30 साल पहले अचानक से कहीं से एक लड़की आ गई, उसने पानीदा मैडम पर अटैक कर दिया। उसी टाइम लड़ाई में उसने मेरी आंखों में कांच घुसा दिया और मेरी एक आंख चली गई। फा थोड़ा शॉक्ड होती है कि आखिर वो लड़की कहाँ से आई थी और सबको ऐसे मार क्यों रही थी, क्या पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। तो वो बताता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पनीदा मैडम से लड़ाई करते हुए वो दूसरी मंजिल से गिरकर खुद ही मर गई थी। उस हादसे के बाद पनीदा मैडम वरी को लेकर हमेशा के लिए बैंकॉक चली गई। तब से वो घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तभी फा को उस एल्बम में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वहीं वरी मिन को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि शायद वो कहीं छुपी हुई है। उसे ढूंढते हुए वो अपनी मॉम के स्टडी रूम में आती है। तब उसे टेबल के नीचे एक आदमी और बच्चे की फ़ोटो मिलती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कौन है। कि तभी उसे फा का कॉल आता है। वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब वरी को लग रहा था कि शायद उन्हें मिन का कुछ पता चल गया है, लेकिन उन्होंने उसे ये जानने के लिए बुलाया था कि क्या वो सच में बैंकॉक से अपनी बेटी के साथ आई भी थी या नहीं। तब उसे सीसीटीवी की फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिसमें कहीं भी मिन नज़र नहीं आ रही थी। वरी उन्हें बताती है कि मैंने मिन को गाड़ी में बैक सीट पर बिठाया था, इसलिए वो इनमें कहीं भी नहीं दिख रही है। तो वो उसे स्टोर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें कार में बैठने के बाद वरी खुद से ही बातें कर रही थी। ये देखकर वरी घबराने लगती है, लेकिन फिर भी यही कहती है कि वो कार में ही थी। तब फाउ से मिन की एक फ़ोटो दिखाती है, लेकिन ये मिन की नहीं थी। असल में ये तो वरी की बचपन की फ़ोटो थी जो उन्हें नाटे के एल्बम से मिली थी। इन सब से उन्हें अब ये लग रहा था कि कहीं वरी ने मिन के साथ कुछ किया तो नहीं, और फिर सदमे में वो पागल हो गई, जिससे अपने ही बचपन को अपनी बेटी में इमेजिन कर रही हो। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गुस्से में उसने अपने हस्बैंड पर गन पॉइंट की थी तब उसने उस पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली साइड में जाकर अलमारी में लगी थी और उसके अंदर मिन छुपी हुई थी। तो कहीं तब उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। ये सब सुन के वरी उन पर चिल्लाती है कि आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आई थी और वो गाड़ी में बैक सीट पर बैठी थी, इसलिए नहीं दिख रही है। उन्हें वो समझाने की बहुत कोशिश करती है। उन लोगों को अब उस पर शक हो रहा था, इसलिए फाउस से ये कहती है कि हमें आपके कपड़ों पर लगे खून का टेस्ट करना है, ये पता करने के लिए कि क्या ये सच में आपका ही है। तो वरी गुस्से में उसे ड्रेस का खून वाला हिस्सा फाड़ के दे देती है।
फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब वरी ने गुस्से में गोली चलाई थी, लेकिन वो मिन को नहीं लगी थी, उसके सिर से थोड़ा ऊपर जाकर लगी थी। वरी को ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं उसका हस्बैंड मिन को ले तो नहीं गया। वो उससे बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी मजबूरी थी। उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरी बेटी को ले गए ना। तब फाओ उससे बात करती है और मिन के बारे में पूछती है, तो वो कह देता है कि वो तो उसके साथ गई थी ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इससे उन्हें ये तो पता चल गया था कि वरी मिन को लेकर आई थी। तब वो उसके हस्बैंड को मिन के गायब होने के बारे में बता देते हैं और उसकी एक फ़ोटो भी मांग लेते हैं। लेकिन वो तो वरी को सुनाता है कि तुमसे एक बच्ची नहीं संभाली जा रही, अगर नहीं होता तो लेकर क्यों गई। और फा पर धौंस दिखाने लगता है कि तुम हो कौन जो मुझे ऑर्डर दे रही हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। उसकी बातों से फा अब अच्छे से समझ गई थी कि क्यों वरी को मिन के साथ उसे छोड़कर आना पड़ा। फिर जब मिन की फ़ोटो उन्हें मिलती है तो वो चौंक ही जाते हैं, क्योंकि मिन और वरी बचपन में एक जैसे थे, यानी कि वरी झूठ नहीं बोल रही थी। वरी की एक बेटी है मिन, जो उसके बचपन की तरह ही दिखती है। अब पुलिस को ये यकीन हो गया था कि मिन यहाँ आई थी और यहीं गायब हुई, इसलिए पुलिस आसपास के गांव वालों के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन करते हैं। पूरे जंगल में ढूंढते हैं, वरी भी उनके साथ ही थी। तब नाटे फा और वरी को कहता है कि आप घर जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ। घर जाते हुए रास्ते में वरी इस बात पर अफसोस कर रही थी कि मुझे मिन को लेकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो फा कहती है कि नहीं, गलती तुम्हारे हस्बैंड की है, उससे भागकर तुमने सही किया। इतने में बारिश आ जाती है तो वो फटाफट से घर आते हैं। वॉशरूम जाते हुए फा को वही लॉक्ड रूम मिलता है, तो वरी से कहती है कि तुमने सारे रूम अच्छे से चेक किए थे, लेकिन इसे चेक किया क्या। वो मना करती है। फिर उसे खोलने लगती है, लेकिन वो किसी चाबी से नहीं खुलता, तो फाओ उसे एक लोहे की सरिये से तोड़ देती है और ये कोई रूम नहीं था बल्कि बेसमेंट जाने का रास्ता था। वरी चौंक जाती है क्योंकि उसे खुद भी इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर जब वो नीचे जा रहे थे तो उनके पीछे वही शैडो भी दिखाई देती है। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे उन्हें हैरानी हो रही थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बेसमेंट नहीं था। बहुत सारी मशीनें थी, मैप वगैरह थे, बिजली की कई सारी वायर्स थी, जैसे कि कोई लैब हो। और ये सब पनीरा के टाइम का था। अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए उसने पर्सनल लैब बनाई थी। अब वरी बचपन में ही यहाँ से चली गई थी, तो उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी उन्हें जमीन पर सूखे हुए खून के निशान दिखते हैं, जो कि काफ़ी पुराने लग रहे थे, और साथ ही कांच के टुकड़े भी पड़े हुए थे। सामने देखते हैं तो एक मशीन थी जिसे ढका हुआ था। उसे खोलते हैं तो वहाँ एक बड़ी सी मशीन थी जिसका कांच टूटा हुआ था। फाउस के अंदर जाकर देखती है। देखने से लग रहा था कि शायद पानीदा किसी तरह का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसके लिए ही शायद ये सब मशीनें इंस्टॉल की गई हो। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो कर क्या रही थी। जल्दी ही बाकी पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाती है। तब उन्हें मशीन के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गोल निशान दिखता है, कुछ जला हुआ टाइप का। शायद एक्सपेरिमेंट के टाइम कुछ हुआ हो जिससे ये बना हो, पर उन्हें फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आना था। तब उसके ठीक ऊपर वाले रूम में जाते हैं, वहाँ मैट बिछी हुई थी। उसे हटाते हैं तो उसके नीचे भी सेम वैसा ही गोल निशान था और वो छत में भी दिख रहा था। तब इसके ऊपर वाले रूम में जाते हैं और वो मिन का रूम था और जगह थी उसकी अलमारी जहाँ से वो गायब हुई थी। वो सब काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि चक्कर क्या है। 30 साल से ये घर बंद था, यानी कि 30 साल पहले ही यहाँ कुछ तो हुआ था। तब फा को मिन के बैट से कुछ मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है और मिन का ब्रश भी ले लेती है डीएनए टेस्ट के लिए। बाहर जाते हैं तो बाहर उन्हें कार दिखती है, लेकिन पता नहीं वो किसकी थी। तभी फा को ध्यान आता है कि उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो वो फटाफट से निकल जाती है। चेकअप के बाद बाहर आती है तो डैनियल उसका वेट कर रहा था। उसे फा और अपने होने वाले बच्चे की फिक्र थी। वो फा से प्यार तो करता था, लेकिन उसके साथ रह नहीं सकता था। बस इसी बात का फा को अफसोस था। उसे अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मिन को ढूंढना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन मिन का कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए उन्होंने सब लोगों को वापस घर भेज दिया था। इससे तो वरी की जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी अब टूट गई थी। मिन को याद करते हुए अब ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात जब वरी नहा रही थी तो उसे कुछ आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद घर में कोई आया है या फिर कहीं मिन तो नहीं आई। वो आवाज़ देती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता, तो फा के नंबर पर कॉल करती है, जो कि उसने उस पर्चे में लिख कर दिया था। उसे बताती है कि मेरे घर में शायद कोई घुस आया है, सारे ऑफिसर्स भी आज ही वापस चले गए हैं। तो फा उसे अपने आने तक कहीं छुपे रहने को बोलती है, लेकिन वरी कहती है कि वो मिन हो सकती है। अगर वो नहीं हुई तो मेरे पास मेरी सेफ्टी के लिए गन भी है। तो फा फटाफट से उसके घर के लिए निकल जाती है। उसे समझाती है कि मेरे आने तक कुछ भी गलत मत करना। लेकिन वरी नीचे आकर बेसमेंट तक में पहुंच जाती है कि तभी उसे बाहर से किसी बच्चे के काउंट करने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाती है तो बाहर उसे वही मास्क वाली बच्ची दिखती है। उसका पीछा करते करते वो ऊपर मिन के रूम तक पहुंच जाती है और तब वहाँ का नज़ारा देखकर तो चौंक जाती है। वहाँ का सारा सामान हवा में उड़ रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे मिन के गायब होने से पहले था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे अलमारी से कुछ आवाज़ आती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसमें से उसे मास्क वाली बच्ची दिखती है। इसके बाद वो भी मिन की तरह अचानक से कहीं गायब हो जाती है, लेकिन उसका फ़ोन वहीं पर छूट जाता है। तब वरी असल में एक ज़ीरो ग्रेविटी जोन से होते हुए उसे बेसमेंट वाली मशीन में पहुंच जाती है, लेकिन टाइम में बहुत पीछे। जब उसकी मॉम पानीदा ने ये मशीन बनाई थी, यानी कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच गई थी और अभी पानीदा उसके सामने खड़ी थी, सरप्राइज होकर उसे ही देख रही थी। फिर हमें 1991 का सीन दिखाया जाता है, जब पानीदा यंग थी। वो अपनी बेटी वरी और हस्बैंड के साथ इसी घर में रहा करती थी। तब ये घर काफ़ी अच्छी हालत में था। घर के काम के लिए एक मेड भी थी। पानीदा एक हाइड्रोजन पावर प्लांट में सीनियर इंजीनियर थी।
इसलिए बिजी शेड्यूल के चलते वो अपनी बेटी वरी को टाइम ही नहीं दे पाती थी। और अभी भी ऐसा ही होता है। उन्होंने बीच पर जाने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन अचानक से प्लांट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके चलते वो प्लान कैंसिल कर देती है। और नाटे उस टाइम उसका ड्राइवर था, घर की मेड उसकी ही वाइफ थी। इस टाइम तक उसकी आंख बिल्कुल ठीक थी। तब परिदा उसके साथ चली जाती है। वरी अपनी मॉम को इस तरह जाता हुआ देखकर रोने लग जाती है। ऐसे में उसके डैड उसे समझाने लगते हैं कि हम अगली बार जाएंगे, आज घर पर ही खेलते हैं। वहाँ प्लांट पहुंचकर परिदा को पता चलता है कि जो मशीन वो बना रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो मशीन रुकवा देती है। फिर जैसे ही उसे फिर से ऑन करती है तो वो बहुत ही तेज घूमने लगती है और उसमें बिजली चलने लगती है। फिर अचानक ही टावर के ऊपर एक गोल आकार का धुएं जैसा कुछ दिखने लगता है। वो ये देख ही रही थी कि तभी उसमें से एक टूटी हुई हील वाली सैंडल उसके पास आकर गिरती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किसकी है और कहाँ से आ गई, लेकिन थोड़ी देर में वो चीज़ भी गायब हो जाती है। फिर घर जाकर वो इसी के बारे में ही पता करने लगती है। तब वरी उसके पास वही बुक लेकर आती है जो कि मिन को अलमारी से मिली थी। वरी अपनी मॉम से कहानी सुनना चाहती थी, लेकिन पानिदा अपने काम में इतना बिजी थी कि वो उसे वापस जाने को बोल देती है। अपने काम के आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तब गुस्से में वरी उस बुक को जाकर अलमारी में फेंक देती है, लेकिन उसके डैड उसे देख लेते हैं। उससे पूछते हैं तो वो सब कुछ बता देती है, तो उसे कहानी सुनाकर सुला देते हैं। पानिदा का ये बिहेवियर उसे भी ठीक नहीं लग रहा था, तो उसे खूब सुनाता है कि तुम्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं है, कितने मुश्किल के बाद हमें ये मिली। तो वो अपनी गलती मानने के बजाय उसे सुनाने लगती है कि तुम कुछ काम के नहीं हो, तो क्या मैं काम छोड़कर घर बैठ जाऊँ। दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन वरी उनकी लड़ाई देख लेती है। इससे पानिदा को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन वो सब साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। पानिदा का मन नहीं था, फिर भी वो चल रही थी, लेकिन ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तो उसका हस्बैंड कह देता है कि अगर मन नहीं था तो आती नहीं, दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा ही तो हम वापस चलते हैं। बस इसी बात पर उनकी फिर बहस हो जाती है। गुस्से में पानिदा गाड़ी से निकलकर बाहर चली आती है। बस इतने में एक ट्रक पीछे से आकर उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार देता है और घसीटते हुए आगे ले जाता है। इससे वरी और उसके डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये दिन था 14 मार्च 1991 का, और उन्हीं की फ़ोटो फ्यूचर में वरी को पानिदा के रूम में से मिली थी। इस एक्सीडेंट के बाद पानिदा सदमे में चली गई थी। उसे कई थेरेपी लेनी पड़ी। वो काम कर रही थी, लेकिन वो दिन उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था और खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ। वो अच्छे से समझ रही थी गलती भी तो उसकी ही थी। जब टाइम था तो उसने अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, तो अब रिग्रेट करके क्या फ़ायदा। वो 14 मार्च 1991 की डेट लिखे जा रही थी। वो पागल ही हो गई थी। हर टाइम खुद को ब्लेम करती रहती थी कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैंने अपनी बच्ची को मार डाला। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम ये सब सोचना छोड़ दो, इससे तुम खुद को ही हर्ट करोगी, तुम इस टाइम को बदल नहीं सकती। पानिदा के पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। वो इस गम को चाह के भी भुला नहीं पा रही थी, इसलिए मरने का सोचकर प्लांट के ब्रिज पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगती है तो उसकी हील टूट जाती है, लेकिन वो ऊपर चढ़कर कूदने के लिए तैयार थी कि तभी फिर से वैसा ही इलेक्ट्रिक सर्कल बन जाता है जैसा कि उसकी मशीन में बना था। और तब गलती से उसकी वो टूटी हुई सैंडल उसमें गिर जाती है। तब उसे समझ आता है कि उस दिन जब वो टूटी हुई हील उस सर्कल में से गिरी थी, वो खुद उसकी ही थी, जो कि फ्यूचर से आई थी, यानी कि आज के दिन से। यानी कि उसने जाने अनजाने में एक तरह का टाइम ट्रैवल पोर्टल बना दिया था। इसका मतलब वो फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल कर सकती है, तो मतलब कि वो पास्ट में जाकर अपनी बेटी और हस्बैंड को बचा भी सकती है। तो अब उसे जीने की इतनी बड़ी वजह मिल गई थी, इसलिए वो घर के बेसमेंट में ही टाइम मशीन बनाने का सोचती है। उसके लिए सबसे पहले बहुत बड़ा जनरेटर लगाती है ताकि पावर सप्लाई की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उसने घर में इतने बड़े जनरेटर लगाए थे। फिर बेसमेंट में वो लैब तैयार करती है, वो मशीन भी लगा देती है। फिर इस पर बहुत ज़्यादा काम करती है, कई बार फेल होती है, लेकिन एक दिन फाइनली मशीन ऑन हो जाती है। वो पास्ट में जाने के लिए तैयार थी। उसने अपनी बेटी और हस्बैंड की फ़ोटो पर उनकी मौत वाले दिन की डेट लिखी थी। इसे लेकर वो मशीन के अंदर चली आती है, लेकिन फिर मशीन बंद हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। तो बाहर आकर गुस्से में मशीन पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है कि अचानक से पोर्टल बन जाता है, और पोर्टल के बंद होते ही वहाँ एक बच्ची आ जाती है, जो कि कोई और नहीं, मिन ही थी। यानी कि मिन जिस दिन गायब हुई थी, तो वो इस पोर्टल के जरिए यहाँ पास्ट में से उसी घर में पहुँच गई थी, जबकि वरी और बाकी लोग उसे वहाँ ढूंढ रहे थे। तो वो भला उन्हें वहाँ कैसे मिलेगी। पानिदा भी मिन को देखकर काफ़ी शौक में थी। मिन अभी बेहोश थी, तो वो उसे रूम में लेकर जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो अपनी मॉम के बारे में पूछती है। उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वरी उसे कहीं नहीं मिलती। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। तब पानिदा उसे चुप कराती है, उसे नहलाती है, अपनी बेटी वरी के कपड़े पहनाती है। अब यहाँ वरी के नाम से कंफ्यूजन मत होना। पानिदा की जो अपनी बेटी थी वरी, वो तो कार एक्सीडेंट में मर रही थी, लेकिन फ्यूचर वाली वरी के बारे में अभी नहीं पता है, पर वो भी पानिदा की ही बेटी है। उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब पानिदा धीरे धीरे मिन से घुलने मिलने लगी थी। उसे 5 साल की बच्ची थी, तो वो भी उसके साथ अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी। उसे अपना नाम और अपने बारे में बताती है। तब पानिदा उसे अच्छा फील कराने के लिए घुमाने ले जाती है। वहाँ मिन को वैसी ही डॉल्स दिखती है जिनके साथ वो फ्यूचर में खेलती थी, तो वो उन्हें खरीद लेती है। पर असल में ये वही डॉल्स थी जो ये खुद उसने खरीदी थी, और फ्यूचर में भी इनसे ही खेल रही थी। तो फिर वो 2 अलग अलग टाइमलाइन पे सेम एज में कैसे हो सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सब समझ आ जाएगा। अब डॉल्स के साथ वो वही मास्क भी खरीद लेती है, यानी कि फ्यूचर में वरी को वहाँ ये मास्क पहने मिन ही नजर आ रही थी। तो मतलब ये दोनों टाइम किसी तरह आपस में जुड़ गए थे, इसलिए ऐसा हो रहा था।
फिर पानीदा और मिन घर आते हैं। नाटे सरप्राइज होता है कि एक तो वो उसे ड्राइविंग के लिए नहीं लेकर गई, ऊपर से साथ में एक बच्ची को लेकर आई है। पूछने पर वो झूठ बोल देती है कि मेरी भांजी है, इसके पेरेंट्स कहीं गए हैं तो ध्यान रखने के लिए मेरे पास छोड़ गए हैं। नाटे को थोड़ा शक तो होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। अब रात में खाना खाते टाइम मिन पानीदा के पीछे देखती है कि कहीं वो लाल आंखों वाली शैडो फिर से नहीं आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है, तो पानीदा उसकी मॉम से उसकी बात कराने की कोशिश करती है। मिन को अपनी मॉम का नंबर याद था, लेकिन फ़ोन लगे कैसे, क्योंकि वो तो दूसरे टाइम में थी। पानीदा भी अपनी बेटी को मिस करती थी, इसलिए उसे मिन में वो नज़र आने लगी थी। वो मिन के साथ खेलने लगी और अब उसके साथ खुश रहने लगी थी। फिर एक दिन उसने वही मार्क भी बनाया था हाइट नापने के लिए। मिन भी अब यहाँ खुश थी, वो ड्राइंग्स किया करती थी, दोनों बीच पे जाया करते थे। मतलब एक तरह से पानीदा मिन के साथ वो सब कर रही थी जो उसकी बेटी बड़ी उसके साथ करने के लिए तरसती रही। नाटे भी मिन को इतने टाइम से देख रहा था, तो पानीदा से पूछ ही लेता है कि इसके पेरेंट्स अब तक इसे लेने क्यों नहीं आए। तो वो कहती है कि ये मेरी बेटी है, इसके पेरेंट्स गरीब है, इसे पाल नहीं सकते, तो उन्होंने मुझे दे दिया, और आगे से ये सवाल मत पूछना। वो भी चुप हो जाता है क्योंकि वो उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता था। अब एक रात अचानक मिन की तबीयत खराब हो जाती है, तो अपनी मॉम को याद करने लगती है। अभी तक वो पूरी तरह से उन्हें भूल भी नहीं पाई थी, इसलिए पानीदा अपनी बेटी और हस्बैंड की सारी फोटोज हटा देती है। फिर जब अगले दिन वो सोकर उठती है तो सामने मिन थी, वही मास्क पहने हुए, उसे खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। उधर देखती है तो एक चिड़िया रूम में फंस गई थी। उसे निकालने के लिए मिन खिड़की खोल देती है, लेकिन वो चिड़िया दूसरे कांच से टकराकर मर जाती है। और ये सीन शायद वही था जब फ्यूचर में मिन को वो मास्क वाली बच्ची खिड़की की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दी थी। तो तब भी शायद ये कहीं ना कहीं फ्यूचर से कनेक्ट हुआ होगा। और पानीदा मिन के साथ हाइड एंड सीक खेला करती थी, तभी फ्यूचर में वरी को मास्क वाली मिन ऐसे खेलते हुए इधर उधर घूमते हुए दिखती थी। फिर रात में बुक से स्टोरी सुनाते हुए उसे अपनी बेटी की याद आती है कि उसने उसे स्टोरी सुनाने को कहा था, तो कैसे उसने उसे भगा दिया था। इसलिए वो फिर से बेसमेंट जाती है और फिर एक और ट्राई करती है कि शायद इस बार वो सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो फ्यूचर से किसी को बुला सकती है, लेकिन पास्ट में नहीं जा सकती। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि मशीन ऑन करने की वजह से दोनों दुनिया कनेक्ट हो गई थी। उसी वजह से ही घर में वो गोल चला हुआ निशान बना था, जो कि ठीक ऊपर मिन की अलमारी तक गया था। और अब फिर वही होता है, लेकिन इस बार पोर्टल खोलते ही फ्यूचर से वरी यहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उसी टाइम वहाँ उसने अलमारी खोली थी। तो अपने सामने अपनी मॉम को सही सलामत देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही मर गई थी। उसे मॉम कहकर बुलाती है तो पानीदा भी सरप्राइज होती है कि तुम हो कौन और मुझे मॉम क्यों बोल रही हो। वरी के साथ वो गन भी आ गई थी, क्योंकि उसने वो जेब में रखी हुई थी। तो पानीदा उसे नीचे रखने को बोलती है, वरी उसे नीचे देती है। तो पहले तो पानीदा दरवाज़ा खोलकर वो गन ले लेती है और फिर उसे लॉक भी कर देती है। वरी उसे बहुत समझाती है कि मैं आपकी बेटी हूँ वरी, लेकिन वो कहाँ समझेगी, क्योंकि उसकी बेटी वरी तो मर गई थी। वहीं 2024 में हम फा को देखते हैं, जो वरी के बुलाने पर उसके घर आ गई थी। दरवाज़ा नॉक करती है लेकिन कोई खोलता नहीं, तो खिड़की से अंदर घुस जाती है। वरी को फ़ोन करती है, फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो भी ऊपर वाले रूम में पहुंच जाती है। देखती है कि वरी तो वहाँ नहीं थी, लेकिन उसका फ़ोन पड़ा हुआ था। उसे भी कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर में उसकी टीम भी पहुंच जाती है। घर में छानबीन करते हुए उन्हें वरी का वही पैसों वाला बैग मिलता है, जिसमें कि 10 लाख रुपए के करीब थे, और उसमें डिवोर्स के पेपर्स भी रखे हुए थे। तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वरी अचानक कहाँ गायब हुई, और अगर भागना था तो पैसे छोड़कर थोड़ी भागती। अजीब बात ये भी थी कि कल रात फ़ोन पर फा ने बच्चे के काउंट करने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि तब वो दोनों दुनियाएं कनेक्ट हो गई थी। तो ऐसे में उन्हें लग रहा था कि अगर मिन वापस भी आ गई थी तो अब वो दोनों कहाँ ही चले गए। सामान और गाड़ी भी यहीं थे। तब फा को पानीदा उसकी बेटी और हस्बैंड की फ़ोटो मिलती है। इसी बीच उसे टेबल के नीचे वो डॉल भी मिलती है जिसका फेस ख़राब किया हुआ था, तो वो उसे अपने पास रख लेती है। बाद में फा नाटे से बेसमेंट के बारे में पूछती है कि वहाँ लैब क्यों बनाई गई थी, तो वो कहता है कि पानीदा मैडम एक प्रोफेसर थी, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में इंजीनियर थी, लेकिन उन्होंने बेसमेंट में कभी जाने ही नहीं दिया। फा उससे पूछने लगती है कि वहाँ होता क्या था, तो वो मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर फ़ोटो के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि ये उनके हस्बैंड और बेटी की फ़ोटो है, जो कि 30 साल पहले ही मर गए थे। वहाँ पूछती है कि फिर जो वरी है वो इनकी दूसरी बेटी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ तो जानता है। और वहीं दूसरी तरफ पास्ट में पानीदा वरी के लिए खाना लेकर जाती है। खाना रखकर वो फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो। वो बताती है कि मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन यहाँ पता नहीं मैं कैसे आ गई, और मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, उसका नाम मिन है। मिन का नाम सुनते ही वो वहाँ से चली आती है। वो समझ गई थी कि गलती से ही सही, लेकिन मिन की असली मॉम को वो यहाँ ले आई है। उसे अपनी बेटी वापस तो नहीं मिली, लेकिन उसके लिए अब मिन ही उसकी बेटी थी, और अब वो उसे खोना नहीं चाहती थी। ये सब सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था, वो पागल हो रही थी। ऐसे में नाटे उसे देख लेता है। वो वहाँ 2024 में फा वरी के केस को समझने के लिए उसके घर से कुछ सामान ले लेती है, डॉक्यूमेंट्स, कुछ पुरानी ड्राइंग्स और उसकी फ़ोटोज़, और फिर सारी फ़ोटोज़ को बोर्ड में लगा देती है। उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद डैन उसे केबिन में बुलाता है, जहाँ पर वरी का हस्बैंड युत्ताचाई आया हुआ था, जो कि आर्मी में कर्नल था, यानी कि सीनियर ऑफिसर रैंक में, और ये बहुत बड़ी पोस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए ही वरी उससे बचने के लिए इतना दूर आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसे ढूंढ ही लेगा, और फा इस केस की इंचार्ज थी, इसलिए उसे यहाँ बुलाया गया था। तो फा सूटकेस को पुलिस एविडेंस बोलकर वापस देने के लिए कहती है, लेकिन उसमें जो पैसे थे वो वरी चोरी करके लाई थी, इसलिए युत्ताचाई कहता है कि ये मेरे पैसे हैं और ये मुझे चाहिए।
फा कहती है कि आपको अपनी वाइफ और बेटी से ज़्यादा इन पैसों की पड़ी है। उसे लग रहा था कि कहीं उसने ही उन्हें गायब तो नहीं किया, क्योंकि वरी ने गायब होने से पहले कहा था कि कोई घर में घुस आया है। और उस दिन फा ने घर के पास जो काली गाड़ी देखी थी वो यहाँ बाहर भी थी, जो कि युक्ता चाय की ही थी। तो उसे लग रहा था कि शायद इन सब के पीछे वही है। फिर उससे पूछती है कि कल रात आप कहाँ थे? तो डैना एकदम से कहता है कि कल तो हम दोनों एक होटल में थे। युक्ता चाय तो ये तक कह देता है कि मैंने उसकी बेटी नहीं है। उसकी सोच देखकर फा को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो 1992 की जरूकनन हाउस की केस फाइल देखती है, यानी कि पनिदा के घर की। उसके एविडेंस बॉक्स में उसे वो गन मिलती है जो कि वरी अपने साथ 1992 में ले गई थी। वहाँ 1992 में वरी अभी भी उसी मशीन में बंद थी। तब नाटे उस पर नजर रखने आया था, क्योंकि पानिदा ने उसे ऐसा करने को कहा था। वो पानिदा का वफादार था, इसलिए उसका हर कहा मानता था। तब वरी उसे बाहर निकलने को बोलती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। तो वो दम घुटने की वजह से बेहोश होने की एक्टिंग करती है। इससे नाटे घबरा जाता है और दरवाजा खोल देता है। तो उसे धक्का देकर भाग जाती है। ऊपर जाते हुए उसे मिन की आवाज आ रही थी, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक था। तो वो दरवाजा पीटने लगती है। आवाज सुनकर मिन भी दरवाजे के पास पहुंचती है। दरवाजे में एक छेद था, तो वो अंदर किसी की आंख देखकर डर जाती है, जो कि वरी की ही थी। लेकिन तभी नाटे वरी का मुंह बंद करके उसे वापस नीचे ले जाता है। इतने में पनिदा भी जल्दी से वहां आ जाती है। मिन से कहती है कि यह खतरनाक चीजें हैं, तो इधर कभी मत आना, और उसे ऊपर भेज देती है। फिर बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो नाटे ने वरी को पकड़ा हुआ था, तो उससे कहती है कि इसे कहीं दूर छोड़कर आओ कि ये वापस ही ना आ पाए। और वहाँ 2024 में फा 1992 के केस फाइल की गन ताई को दिखाती है। उसे शक हो रहा था कि ये कहीं वही गन तो नहीं है जिसके बारे में कल रात वरी ने बताया था, लेकिन ये उसके एविडेंस फाइल में कैसे पहुंची? तो एक ऑफिसर उसका सीरियल नंबर देखकर कहता है कि ये तो 2000 के शुरुआत में बनी थी। फा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन हमें ये क्लियर हो गया है कि ये वरी वाली गन ही है, क्योंकि वो पास्ट में फंस चुकी है और अब वहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो मतलब साफ है कि वहाँ जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ जिससे पुलिस को ये गन मिली। लेकिन वरी का क्या हुआ? इसके बाद फा उस होटल में जाती है जिसके लिए डैना ने कहा था कि कल रात वो युक्ता चाय के साथ वहाँ रुका था। तो वो जानने के लिए आई थी कि वो सच कह भी रहा था कि नहीं। तब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें वो दोनों सच में वही थे और उन्होंने वहाँ लड़कियाँ बुलवाई थी। मैनेजर बताता है कि रात यहीं रुकने के बाद वो अगली सुबह निकले थे। ये सुनकर तो फा को बहुत गुस्सा आता है कि डैना उसकी वाइफ और बच्चों के साथ साथ उसे भी धोखा दे रहा था। बाहर आकर ताई से कहती है कि तुम अकेले चले जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन वो समझ गया था और उसे फा के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करता था। लेकिन फा उस पर गुस्सा कर देती है और चली जाती है। और वहाँ वरी को दिखाया जाता है नाटे उसे लेकर कहीं जा रहा था। वो बैक सीट पे बंधी हुई थी। तब नाटे के हाथ में उसकी गन देखकर चौंक जाती है, जो कि पानिदा ने उसे वरी को मारने के लिए दी थी। वो भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि वो उसे मारने के लिए ही ले जा रहा है। तो वो पीछे से गाड़ी के गियर पे लात मार कर गाड़ी का ही एक्सीडेंट करवा देती है। वरी को होश आता है तो फटाफट से जैसे तैसे बाहर निकलती है, लेकिन नाटे अभी भी बेहोश था। तब रेडियो में वो ये साल 1992 सुनती है। इससे तो वो चौंक जाती है कि वो पास्ट में आ गई है, पर अभी उसे यहाँ से भागना था, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो जंगल की तरफ भाग जाती है और चलते चलते घर के पास ही पहुँच जाती है। तभी मिन भी वहाँ आई हुई थी, तो वरी उसे देख लेती है। और ये वही टाइम था जब 2024 में मिन ने पेड़ के पीछे किसी को देखा था, तब शायद उसे कुछ एहसास हुआ होगा। अब वरी मिन के पास जा पाती है कि तब तक नाटे किसी चीज़ से उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। तब वरी जमीन से एक पत्थर उठा लेती है। नाटे भी उसे उठाकर वापस बेसमेंट में ले आता है और उसी मशीन में बंद कर देता है। और वहाँ 2024 में फा अपने डैड से मिलने जा रही थी, क्योंकि वो 1992 के जरूकानन केस के तब इंचार्ज थे। तब उसे पता चलता है कि उस गन की रजिस्ट्री 2006 में हुई थी, युक्ता चाय के नाम पर, यानी कि फा के हस्बैंड के नाम पर। फिर अपने डैड के पास पहुंचती है। वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी मॉम को नशे में बहुत मारा पीटा करते थे और फिर बाद में उनकी मौत भी हो गई थी। फा यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे उस औरत के बारे में जानना था जिसकी जली हुई बॉडी घर से मिली थी। तब उसे ये बात पता चलती है कि एक बार लकड़ी की चोरी में नाटे को जेल हो गई थी। पानिदा ने उसे छुड़ाकर काम पर रख लिया, शायद इसीलिए वो उसके लिए इतना लॉयल था। फिर फा उस जली हुई औरत के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को उसका नाम तक नहीं पता था, क्योंकि ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट था ना कोई आईडी, बस उसके पास एक गन थी। तो फा उन्हें वो गन दिखाती है। वो कहता है कि हाँ यही तो है वो। तो फा सरप्राइज होती है कि ये वहाँ कैसे पहुँच सकती है, क्योंकि ये रजिस्टर ही 2006 में हुई थी। वो तो उन पर ही शक करने लगती है कि कहीं आपने एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर उन्हें एक और बात याद आती है कि उस औरत के पास एक पेपर मिला था जिसमें कुछ नंबर्स थे, लेकिन उन्हें वो याद नहीं थे। फिर पुलिस स्टेशन वापस आकर फा पहले तो ताई से माफ़ी मांगती है कि उसने उसके साथ कितने गलत तरीके से बात की, और फिर वो दोनों फिर से केस पर काम करने लग जाते हैं। तब गन के ओनर के बारे में जानकर तो ताई भी बहुत शॉक्ड होता है कि अगर ये वरी के हस्बैंड की है तो फिर 1992 के एविडेंस बॉक्स में क्या कर रही है। उसे भी यही लग रहा हो कि शायद किसी ने इससे छेड़छाड़ की हो। और वहाँ पास में दिखाया जाता है कि नाटे पानिदा को जब गन वापस करता है तो वो उसे अपने पास रखने को बोलती है कि अगर वरी ने कुछ करने की कोशिश की तो उसे मार देना। वो मना करने लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा,
लेकिन पानिदा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम ही तो एक हो जो हमें बचा सकता है, तो तुम्हें ये करना ही होगा। फिर जब वरी को होश आता है तो बस वहाँ नाटे ही था और वो गन भी उसके पास ही थी। वरी उसे कहने लगती है कि मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है, मैंने क्या किया है और तुम मुझे मारने क्यों जा रहे थे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहा था, लेकिन तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी। और वो तो वरी को चोर समझ रहा था कि तुम ये गन लेकर यहाँ चोरी करने आई थी ना। तो वरी पहले उससे ये पूछती है कि ये 1992 है ना। वो हाँ कहता है तो वो कहती है कि मैं वरी हूँ, तुम्हारे ओनर की बेटी, मैं फ्यूचर से यहाँ आई हूँ। लेकिन उसे ये सब बकवास लगता है क्योंकि वरी और उसके डैड की तो पिछले साल ही मौत हो गई थी। प्रूफ के लिए वो उसे उनकी फ़ोटो भी दिखाता है। ये देखकर तो वरी खुद भी शॉक्ड हो जाती है। वही फ्यूचर में फा ने वरी और जरूकनन हाउस के 1992 केस के डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ वगैरह को एक साथ लगा लिया था और मैं कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तब वो भी इस बात को नोटिस करती है। वरी और उसके डैड 1991 में मर गए थे। तब 1992 में पानिदा के पास एक दूसरी वरी थी, लेकिन वो कौन थी और किसकी बेटी थी उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। तब उस लड़की की बॉडी देखकर फा डायरी में उस डॉल को निकालती है जो उसे वरी के घर से मिली थी, और वो डॉल कहीं ना कहीं बॉडी से मैच कर रही थी क्योंकि उसका फेस भी ख़राब हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि वो जला हुआ है। तब फा को उस नंबर का भी ध्यान आता है जिसके बारे में उसके डैड ने कहा था, तो उसकी फाइल्स में देखने लगती है। तब उसमें उसे वो नंबर दिख जाता है जिससे वो सब कुछ समझ आती है कि वरी और मिन अभी भी उस घर में हैं, लेकिन किसी और टाइम में। और फिर बिना कुछ बोले वो फाइल लेकर वरी के घर के लिए तुरंत निकल जाती है। उधर पास्ट में वरी नाटे को मिन के बारे में कहती है कि मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो जिसे तुम्हारी मालकिन ने किडनैप कर रखा है। तो वो समझ आता है कि इसका मतलब वो बच्ची जिसे पानिदा ने अपनी भतीजी बनाकर अपने पास रख लिया वो शायद इसकी ही है। वरी उन्हें इतने टाइम से समझा रही थी, इसलिए अब उसे गुस्सा आता है तो अपने हाथ से शीशा जोर जोर से पीटने लगती है। आवाज़ से परेशान होकर नाटे ऊपर जाकर बाहर बैठ जाता है। तो पानिदा उसके पास आती है। तब नाटे उससे मिन के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो उसकी बेटी है, लेकिन पानिदा चिल्लाकर कहती है कि वो मेरी बेटी है। अब नाटे उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर पानिदा मिन के पास जाती है। कहानी सुनाने के बाद वो स्टोरी बुक वहीं अलमारी में रख देती है जहाँ से मिन को वो फ्यूचर में मिली थी। और वहाँ 2024 में युत्ताचाई पुलिस स्टेशन आता है और उनसे जेरुकनन हाउस चलने को बोलता है कि मुझे वहाँ लेकर चलो। वहीं फा यहाँ पहुँच गई थी। वो अब अच्छे से समझ भी गई थी कि यहाँ 1992 में क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है। नाटे तो बाहर था, तब वरी जो पत्थर चुपके से लेकर आई थी पहले उससे कांच तोड़ देती है। उससे वो कांच का दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है तो वो धक्का देकर उसे तोड़ देती है। इससे उसे भी बुरी तरह से चोट लग जाती है, उसका खून निकलने लगता है। 2024 में फा और वरी को बेसमेंट में जो खून के निशान मिले थे असल में वो इस टाइम का वरी का ही खून था। आवाज़ सुनकर नाटे भी यहाँ आता है, उसको डराने लगता है, लेकिन अब वरी के सब्र का बांध टूट गया था, उसके मन से डर ही निकल गया था। तो कांच का एक टुकड़ा उठाकर वो नाटे की तरफ भागती है, उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वो कांच उसकी आंख में घुसा देती है। इससे वही समझ आती है कि ये नाटे है, इसलिए उसे मारती नहीं, चुप रहने का इशारा करके गन लेकर ऊपर चली आती है। यानी कि नाटे ने जिस पागल औरत के बारे में बताया था कि उसने उसकी आंख में कांच घुसाया था वो असल में वरी ही थी। बाहर आकर वरी मिन तक पहुंच जाती है। वो भी सो रही थी, उसे अपने सामने देखकर वरी रोने लगती है। फिर वरी मिन को उठाती है और वो उठ भी जाती है, लेकिन वरी को पहचान नहीं पाती, बल्कि उसे खून में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है कि तभी पानिदा उसे खींचकर बाहर ले आती है। वरी उसे फिर समझाने लगती है कि वो मेरी बेटी है और मैं आपकी बेटी हूँ। हम दोनों पता नहीं कैसे लेकिन 2024 से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गए। एक बार को तो पानिदा चुप जाती है, लेकिन फिर मिन का सोचकर उसे धमकाने लगती है कि तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती। उसने मिन को अपनी बेटी मान लिया था और अब वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। तो वरी भी उसकी तरफ गन पॉइंट करती है, लेकिन फिर उसे मिन को देने की भीख मांगती है। पर पानिदा मिन के लिए पूरी तरह से पागल हो गई थी। वरी का गला दबाकर उसे ऊपर से धक्का ही दे देती है। तब वरी ऊपर लगे झूमर से टकरा कर नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सर में बहुत गहरी चोट लग जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। पर उसी टाइम झूमर में आग लग जाती है और वो सीधा जाकर वरी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वरी की वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि वो जली हुई डेड बॉडी वरी की ही थी और वो झूमर भी इसलिए ही गायब था। वही फा भी सब समझ गई थी। ज़मीन देखकर वरी को याद करते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तब हमें दिखाया जाता है कि जो नंबर बॉडी के पास से मिला था वो फा का नंबर था। इतने में डैन युत्ताचाई को लेकर बाकी ऑफिसर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तब युत्ताचाई को देखकर फा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती, उसे पीटने लगती, उसे गाली देने लगती है, क्योंकि गलती उसकी ही थी। अगर वो वरी को मारता नहीं तो यहाँ कभी नहीं आती और ना ही ये सब होता। जब डैने उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ताई उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है और अकेली चली जाती है, क्योंकि अब उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी, खासकर किसी आदमी की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। वरी की मौत के अगले दिन पुलिस को वरी के हाथ से फा के नंबर वाली पर्ची मिलती है, जिसे उन्होंने केस फाइल में रखा था। तब फा के डैड इसके इंचार्ज थे। वहीं 2024 में ताई को बेसमेंट के खून, वरी के ड्रेस में लगे खून और मिन के ब्रश के डीएनए रिपोर्ट मिल गई थी। ये देखकर तो वो चौंक ही जाता है, क्योंकि तीनों एक ही इंसान के थे। वहीं फा ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी, उसे बेबी हो गया था
और उसने इसे अकेले ही पालने का डिसाइड किया, इसलिए उसके बर्थ सर्टिफिकेट में फादर का नाम ही नहीं लिखवाती। और अब वो यहाँ से कहीं और जा रही थी, तब ताई उसकी हेल्प करने आता है और डीएनए रिपोर्ट के बारे में बताता है, लेकिन वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती क्योंकि वो तो पहले से ही सब जानती थी। फिर जाते हुए ताई उसे कहता है कि अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। फिर वो चली जाती है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है कि जरूरकानंद हाउस से जब वो पुलिस स्टेशन गई थी, तब उसने उन फोटोज़ को सही ऑर्डर में लगाया था कि कौन किससे रिलेट करता है। फिर 1992 में दिखाया जाता है कि उस दिन की घटना के बाद मिन ट्रॉमा में चली गई थी, जब उसने वरी को खून से लथपथ देखा था। उसकी पुरानी सारी याददाश्त चली गई थी। वैसे भी सिर्फ वो 5 साल की तो थी, तो पानिदा अब उसकी नई मेमोरी बनाती है, उसे भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उसने बेसमेंट की मशीन को भी तोड़ दी थी कि फिर कोई इसे चला ना पाए, और अब उसने मिन को वरी का नाम दे दिया था। इसके बाद वो उसे लेकर उस घर से हमेशा के लिए बैंकॉक चली गई, यानी कि जो फ्यूचर में वरी है वो कोई और नहीं, वही छोटी बच्ची मिन है। धीरे धीरे मिन बड़ी होती गई। तब एक दिन अचानक से पानिदा ने उसे पहचान लिया। वो समझ गई कि मतलब वो लड़की सच कह रही थी, ये वरी उसकी बेटी फ्यूचर से ही आई थी। बाद में वरी एक जर्नलिस्ट बन गई और काम के दौरान उसकी मुलाकात युताचाई से हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर उन्होंने शादी कर ली। अब पानिदा भी बीमार रहने लगी थी। तब फिर से एक दिन वरी को देखकर उसे फिर सब कुछ याद आ गया कि वो यही थी, यानी कि वो सच कह रही थी, वो मेरी बेटी वरी ही थी जो फ्यूचर से आई थी। तब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वरी से कहती है कि डोंट कम होम, घर मत आना। फिर कुछ टाइम बाद पानिदा की मौत हो जाती है। इसके बाद वरी की लाइफ भी हेल बन गई थी। युताचाई उसे मारता पीटता था। इसी बीच उसकी बेटी हुई जिसका नाम उसने मिन रखा। इसके बाद भी युताचाई की हरकतें नहीं बदली। वो उससे इतना तंग आ गई थी कि एक दिन मिन को लेकर उससे दूर पानिदा के घर के लिए निकल गई। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ कि वरी और मिन एक ही इंसान थे। ये दोनों जब पानिदा के घर गए थे तो पहले तो मिन पास में पहुंची, फिर वरी भी चली गई। अब वरी की तो वहीं पर मौत हो गई थी और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन जो मिन थी छोटी बच्ची, उसे वरी का नाम मिला और वो बड़ी होते होते वरी बन गई। उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो धुंधली यादें उसके दिमाग में रह गई, जिसे वो और फ्यूचर वाली मिन फील करती रही। जैसे कि वो पेड़ के पीछे किसी का दिखना और घर में मास्क वाली बच्ची का इधर उधर घूमना। यूँ कहें तो वरी मिन ही थी और मिन ही वरी थी। उसके बाद वरी की युताचाई से शादी हुई और उनकी बेटी हुई जिसका नाम उसने मिन ही रख दिया। तो ये एक तरह से ऐसा लूप है जिसमें मिन बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। वो बार बार उसमें घूमती ही रहेगी। वो वरी के रूप में मरती रहेगी और फिर मिन के रूप में बड़ी होकर फिर से वरी बन जाएगी। सब ऐसे चलता रहेगा। इसलिए पानिदा ने उसे घर आने के लिए मना किया था, लेकिन इस लूप को रोका जा सकता था क्योंकि जब नाटे ने वरी को देखा था तब उसने कहीं ना कहीं उसे पहचान लिया था, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अगर वो थोड़ा दिमाग लगाता तो कुछ हो सकता था। और दूसरा, जब वरी ने नाटे की कार का एक्सीडेंट करवाया था तब वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था, तब शायद वो बच जाती। और वो लाल आंखों वाली शैडो भी वरी खुद ही थी। वो मिन को इसलिए दिख रही थी ताकि वो यहाँ से चले जाए। तो ये थी एक बहुत ही दिलचस्प और एकदम यूनिक स्टोरी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।